ठीक है। तो आज का टॉपिक, आज का सेशन हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, आज का टॉपिक और सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे नोटिफाइंग डिजीज के ऊपर स्टार्ट करेंगे। नोटिफाइंग डिजीज क्या होता है, ठीक है। और ऑक्यूपेशनल डिजीज जो होता है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, क्या होता है उसका बोर्ड का गठन क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और अगर टाइम मिला तो माइंस के बारे में और भी जो डिजीज है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बाबू। चलो हम लोग क्लास का टॉपिक और सेशन आज स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर रोज डिस्कशन ही कर रहे, पढ़ाते कब? पढ़ाया बहुत हूँ, बहुत पढ़ा के डिस्कशन किया जा रहा है ना। जितनी चीजों को हम लोग पढ़ाएं अगर उस चीज को अच्छे से याद किया जाए तो हमको नहीं लगता है कि फिर रूल और एक्ट, रूल में आपका स्पेसिफिक कोई चीज छूटेगा, हर एक चीज आपका कवर हो जाएगा। तो कैमरा को सीधा करना होगा, मतलब कैमरा को सीधा कर देता हूँ। अब ठीक। तो बाबू अब क्या है हम लोग का टॉपिक और सेशन किसके ऊपर है, तो आज का टॉपिक लिखो, हेडिंग दो नोटिफाइड डिजीज। नोटिफाइड डिजीज, NOTIFIED, नोटिफाइड डिजीज। डिजीज, नोटिफाइड डिजीज, DISEAS, डिजीजेस, नोटिफाइंग डिजीजेस। ये चीज है क्या, एक्ट में इसका प्रावधान का जरूरत क्या पड़ा, ठीक है, क्या है इसका महत्व, सारी चीजों के बारे में आज का टॉपिक और सेशन में हम लोग करने वाले हैं। सारा का सारा चीज हम लोग आज देखेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि क्या है नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पहले थोड़ा इसका बैकग्राउंड को जान लेते हैं, ठीक है। तो माइंस एक्ट का सेक्शन 25, ठीक है, हिंदी में नहीं, हिंदी बोलिएगा। चलो, तो नोटिफाइंग डिजीज क्या होता है, देखो एक सवाल जैसा है बच्चा का, सर हिंदी में बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आएगा सारा बात, ठीक है ना, एकदम तकलीफ लेना नहीं है, हर चीज मजे से समझ पाओगे। देखो तो नोटिफाइंग डिजीज क्या होता है, नोटिफाइंग डिजीज का मतलब होता है कि वैसा डिजीज जो नॉन क्यूरेबल। अब एक सवाल आता है सर नॉन क्यूरेबल मतलब, एक नया टर्म जोड़ दिए, पहले तो नोटिफाइड डिजीज कंफ्यूज कर रहा था, नॉन क्यूरेबल। नॉन क्यूरेबल का मतलब हो गया कि वैसा बीमारी जिससे व्यक्ति को निजाज नहीं मिल सकता। तुम सोच के देखो, मान लो किसी को कैंसर हो गया उंगली में, तो उंगली काट देखो तो भी आदमी जिंदा रहेगा, है कि नहीं, उससे कोई हर जने उंगली काट दी। लेकिन मान लो लंग्स में अगर कैंसर हो गया, इमेजिन करो, लंग्स काट के थोड़ी ना निकाल दोगे यार। किसी व्यक्ति का लंग्स फेफड़ा में हो गया कैंसर, तो फेफड़ा काट के थोड़ी ना दूसरा फेफड़ा लगा देगा, इज इट नॉट पॉसिबल। किसी व्यक्ति का नर्वस सिस्टम में अटैक हो गया, उसका बॉडी पूरा पैरालाइज हो गया है, तो क्या उसको नर्व सिस्टम को बदल दोगे? पॉसिबल ही नहीं है अभी तक भारत में इस तरह का, है कि नहीं। तो कुछ डिजीज ऐसा होता है जो नॉन क्यूरेबल है, जिससे जो बीमारी अगर किसी को लग गया वो व्यक्ति उससे कभी भी छुटकारा नहीं पा सकता है, सिवाय मौत के अलावा उसको छुटकारा पाने का दूसरा ऑप्शन। मतलब ऐसा बीमारी जो किसी व्यक्ति को लगता है तो केवल मृत्यु तक उसका साथ निभाएगी, उस बीमारी को बोलते हैं नोटिफाइड डिजीज। बीबी छोड़ के चले जाएंगे, बच्चे छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन बीमारी छोड़ के नहीं जाएगा। उस तरह का बीमारी को क्या बोलते हैं हम लोग, नोटिफाइड डिजीज बोलते हैं, नोटिफाइंग डिजीज। अब ये नोटिफाइड वर्ड क्यों आया, क्योंकि इसको नोटिस के जरिए इसको आइडेंटिफाई किया गया है, लोगों के सामने रखा गया। ऑफिशियल जो गैजेट होता है, आपको पता होना चाहिए भारत का जो ऑफिशियल जितना भी गैजेट होता है ना, भारत का राजपत्र इसको बोलते हैं। तो भारत का राजपत्र में ना हर एक तरह का नोटिस आपको दिखेगा। आपको अगर नेट में सर्च करना हो तो आप सर्च करो ऑफिशियल गैजेट, ठीक है, या फिर इंडियन ऑफिशियल गैजेट .gov.in। आपको उसमें सारा तरह का जितना भी नोटिस एक्ट वगैरह निकलता है सारा का सारा उसमें मिलेगा। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन लाती है पूरा देश के लिए, सारा का सारा उसमें रहता है ब्यौरा, हर एक तरह का बात उसमें मिलेगा। तो उसी तरह का ऑफिशियल गैजेट में नोटिस के जरिए, उस सूचना के जरिए सबको बताया गया है कि ये नोटिफाइड डिजीज है, ये अगर डिजीज किसी को होता है तो नॉन क्यूरेबल डिजीज है। उसी के बारे में, उसी के ऊपर हम लोग क्लास पे चर्चा करने वाले हैं, उसी चीज को क्लास में हम लोग आज देखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक और सेशन बड़ा सिंपल है, बड़ा साधारण है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग नोटिफाइड डिजीज के बारे में जानने वाले हैं। तो ऐसा कौन कौन सा बीमारी है जिसको होने के बाद व्यक्ति को अगर एक बार हो जाता है तो उसका इलाज नामुमकिन है, ठीक है, क्यूरेबल बहुत मुश्किल है। और अगर उस तरह का बीमारी हो जाएगा तो कंपनी उसके लिए किस तरह का ये करेगी। अब उदाहरण के लिए तौर पर देता हूं, तो सवाल ये है कि इस तरह का बीमारी आदमी को होता क्यों, क्या घर पर रहेगा आदमी हो जाएगा? नहीं, ये सारी जो बीमारी जिसके बारे में जिक्र कर रहे हैं हम लोग, वो स्पेशली उस वर्क ओरिएंटेड ही होगा, मतलब उस काम करने के दौरान ही हो सकता है। जैसे लंग्स का डिजीज, ठीक है, लंग्स मतलब हृदय रोग से रिलेटेड, जो हृदय होता है, फेफड़ा में जो प्रॉब्लम होता है, जो लंग्स में दिक्कत होता है,
हार्ट नहीं, लंग्स का मैं बात कर रहा हूँ, जो फेफड़ा में दिक्कत होता है, ठीक है। तो फेफड़ा में जो प्रॉब्लम होगा, जो भी फेफड़ा में दिक्कत होगा, तो फेफड़ा में जो दिक्कत होगा, क्यों दिक्कत होगा भाई? तो तुम सांस ले रहे हो, सांस अगर कोल माइंस में तुम काम कर रहे हो, तो जो सांस लोगे क्या लोगे? हमेशा कोल डस्ट का एक बारीक कण तुम्हारा माइंस, तुम्हारा नाक के थ्रू लंग्स में पहुंचेगा, ऑब्वियसली पहुंचना ही पहुंचना है। तो जो भी तुम सांस लोगे, सांस के थ्रू में लंग्स में जाके धीरे धीरे क्या होता है, वहां पे डिपोजिशन होता है, वहां पे क्या होता है, जमता है, एक पतला लेयर बना देता है। आपको पता होना चाहिए कुछ बातें, जैसे आपको बायो साइंस में, आप जब बायो पढ़ रहे होंगे, आपको बताया गया होगा कि क्या होता है ये ब्रांच, जैसे मान लो ये क्या होता है हम लोग का, आप एक छोटा सा मैं डायग्राम से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे आप बायो साइंस पढ़े होंगे ना कहीं उसमें बताया गया होगा, ये जैसे एक डायग्राम बना के आपको बताने का प्रयास मैं करता हूँ। जैसे आप पढ़े हो कि यहाँ पे क्या होता है, ये नोजल है, नोजल से गया आगे, तो यहाँ पर क्या होता है, इसको ट्रेकिया बोलते हैं। ट्रेकिया जाने के बाद क्या होता है, दो भागों में बढ़ जाता है, इसको ब्रांकस बोलते हैं। ये फेफड़ा का डायग्राम है, आपका फेफड़ा ऐसा दिखता है, नॉर्मली ऐसा दिखता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एल्वियल होता है, ये क्या होता है, ब्रांचस होता है। ब्रांचस जो लास्ट में जाके जब दो छोटी छोटी शाखा में बढ़ता है, उसको एल्वियल बोलते हैं, हम लोग एल्वियल बोलते हैं, है ना। इस तरह से आपको पढ़ाया गया होगा। तो जो भी आप डस्ट ले रहे हो ना, जो भी आप सांस के तौर पे जो भी डस्ट आप इनहेल कर रहे हो, वो सारा का सारा डस्ट जाकर क्या हो रहा है, वही एल्वियल में जाके क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है। वही कहाँ जमा हो रहा है बाबू, वो एल्वियल में। ये एल्वियल होता है ना, जिसमें जो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्वियल ही बोलते हैं ना। लास्ट लास्ट में इंग्लिश में पढ़ा हूँ, इसलिए हिंदी वर्ड अभी नॉक नहीं कर पा रहा हूँ, तो एल्वियल ही बोलते हैं। तो वहां पे जाके क्या हो रहा है, कुपिकाएं, सॉरी माफ करना, कुपिकाएं बोलते हैं हिंदी में। तो वहां पे जाके क्या होता है, वहां पे जाके क्या होता है, डस्ट डिपोजिशन हो रहा है। अब यही झिल्ली के कारण क्या होता है ना, यहाँ पे जो ब्लड ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है ना, वो ब्लड क्या करती है, इससे ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड उसको देती है। क्या करता है ब्लड, इसमें से ऑक्सीजन जो आया हवा में, ऑक्सीजन को ले लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करे, मिलाएगा। कहां से, ये झिल्ली के पास है। अब तुम इमेजिन करो, वो एक पतला सा मेम्ब्रेन लेयर है, उसे पूरा का पूरा कोल्ड डस्ट जमा हो जाए, उसमें ना तो ऑक्सीजन जाएगा ना कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ब्रेकेज का काम करेगा, मतलब भल्व का, मतलब जो तुम्हारा जो कुपिका है वो काम करना क्या होगा, बंद कर देगा। तो एक तरह से धीरे धीरे क्या होगा, लंग्स को रूप ले, सॉरी माफ करना, कैंसर को रूप ले लेगा। धीरे धीरे कैंसर फैलते फैलते तुम्हारा लंग्स को डैमेज कर देगा और सर्टेन टाइम के बाद डेथ होना स्वाभाविक है। नॉर्मली माना जाता है कि जितना इफेक्टेड होगा ना, तुम्हारा उम्र घटेगा। माइंस में अगर अच्छे से देखा जाए, माइंस में जो लोग काम करते, तुम नोटिस एक बात, तुम गौर करना कि जो व्यक्ति नॉर्मल आयु, किसी व्यक्ति का आयु अगर 80 से 90 साल वो नॉर्मली जी सकता था, ये याद रखना, ठीक है। माइंस में काम करने वाले जो उसका उम्र होता है ना, घट के लगभग 70 से 80 साल ही बचता है। लगभग 10 साल का आयु उसका घट जाता है, स्वाभाविक है। वो फेस का अगर ऑपरेटर हो, कोई फेस में काम करने वाले से ड्रिलर हो, या फिर फेस ऑपरेटर, फेस में काम करने वाले से मान लो कोई कैरियर हो गया, फिर एसडीएल ऑपरेटर हो गया, या फिर ड्रिलर हो गया, तो उन लोगों को पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए माना जाता है ऐसा कि 10 साल तक मैक्सिमम काम करवाने के बाद जो ड्रिलर है या ड्रिलर होता है या फेस का जो वर्कर, उसको बदल देना चाहिए उसका पोजीशन, ऐसा बोला भी गया है। तो बाबू एक बात समझ में आया कि जो भी हम लोग सांस ले रहे हो, क्या हो रहा है, डस्ट जा रहा है, डस्ट जाकर डिपोजिट हो रहा है और उससे एक विशेष तरह का बीमारी हो रहा है वो। अब ये ऐसा नहीं कि कोयला में काम करेगा तो ही होगा। अब जितना भी माइंस में काम करोगे, देखो मान लो तुम कोल में काम किए, तो कोल रिलेटेड बीमारी होगा। तो कोल के कारण जो होता है ना, जो कोल डस्ट के कारण होता है, उसको स्पेशली बोलते हैं न्यूमोकोनोसिस बोलते हैं, न्यूमोकोनोसिस डिजीज बोलते हैं। अभी हम लोग सब पे चर्चा करेंगे, लिखने का जरूरत नहीं है, हर एक बात पे हम लोग आएंगे। उस डिजिट का स्पेशल क्या नाम है, न्यूमोकोनोसिस। क्यों न्यूमोकोनोसिस, क्योंकि तुम कोल माइंस में काम किए, कोल माइंस के कारण हुआ। कोल माइंस में जब काम किए तो कोल डस्ट तुम्हारा शरीर में जाकर डिपोजिट होकर जो कैंसर लंग्स में उत्पन्न किया, जिसके कारण तुम्हारा डेथ हो रहा है। तो उस डिजिट का नाम क्या हो गया, उस डिजिट का नाम हो गया न्यूमोकोनोसिस, क्योंकि कोयला के कारण हुआ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूमोकोनोसिस। अगर यही वाला बीमारी अगर कोल्ड के कारण ना हो, अगर सिलिका के कारण हो, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, सिलिकोसिस। एस्बेस्टस माइंस में काम करने के कारण हो, उसका नाम क्या होगा, एस्बेस्टोसिस। अगर मैंगनीज माइंस में किसी को काम करने का नाम कारण हो, उसको बोलते हैं मैंगनीज पॉइजनस। तो हर तरह का जो रोग होता है, बीमारी होता है, जिस डस्ट के कारण, उसके कारण उस चीज को अलग अलग तरह का नाम दिया गया। इसके अलावा कुछ, अगर मान लो कोई व्यक्ति केमिकल में काम कर रहा है, केमिकल के कारण हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट डर्मेटाइटिस उसको बोलते हैं। तो हर एक बीमारी का अपना अपना नाम, उस हिसाब से उसका नोमेनक्लेचर किया गया कि हाँ ये। अब ये जितना भी मैं बीमारी का नाम बताया, सब क्या है, इंडस्ट्रियल हैजर्ड्स है, इंडस्ट्री में काम करने के कारण उत्पन्न हो रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं देता, एक उदाहरण के तौर पर मैं अच्छा समझाता हूँ। तुम एक बात बताओ, एक माइंस में वर्कर को आंख का ज्यादा प्रॉब्लम होगा, या कंप्यूटर पर बैठा हुआ उस कलर जो बैंक में काम करता है उसका आंख का ज्यादा प्रॉब्लम होगा? ऑब्वियसली सी बात है कि उसका ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो उसका तरह का बीमारी एक अलग तरह से उसके बारे में कुछ ना कुछ सोचा गया होगा। हम लोग का इंडस्ट्री या कोल माइंस या माइंस से रिलेटेड जो बीमारी होता है, हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे कि ये बीमारी स्पेशली ये तरह का बीमारी होता है और इस तरह का बीमारी में क्या क्या
मतलब क्या क्या कब इसको नॉमिनेट किया गया था, उसके कारण क्या किस तरह का इफेक्ट होता है, सारा का सारा बात हम लोग जानेंगे। जितना हो सकता ऑप्टिमम, जितना हम लोगों का मतलब कोर्स में पूछा जा सकता सवाल, वो हर एक पॉइंट को हम लोग कवर अप करेंगे और देखेंगे। आज का सेशन का मुख्य पार्ट यही। तो बैकग्राउंड का जो बात था, बेसिक जो बात समझना था, उसमें समझना यह था कि हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नोटिफाइंग डिजीज। नोटिफाइंग डिजीज के ऊपर चर्चा चल रहा है। नोटिफाइंग डिजीज क्या होता है? तो जो भी इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं, उस इंडस्ट्री में काम करने के दौरान जाने अनजाने में कुछ ऐसी बीमारी लोगों को लग जाती है जिसका इलाज संभव नहीं है, जिससे व्यक्ति को छुटकारा नहीं मिल सकता है। तो वैसे बीमारी को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किए, पहले से डिक्लेयर करके रखिए कि ये बीमारी होने से उसको नोटिफाइंग डिजीज के अंतर्गत उसको लाया जाएगा, रखा जाएगा। तो अभी हम लोग का टॉपिक और सेशन पूरा का पूरा नोटिफाइड डिजीज के ऊपर ही करेंगे। सारा का सारा चीज उसी के ऊपर होगा। अब मत मत ठीक है, उसका इलाज भी है। अब कुछ ऐसा वैसा नहीं कि इलाज नहीं है तो सब चीज नहीं है, प्रिकॉशंस है ना, प्रिकॉशंस है, बहुत सारा प्रिकॉशंस है हर जगह है। ऐसा हैजर्ड्स ऐसा नहीं है बाबू, जैसे तुम लोग सोचोगे कि सर ऐसा बीमारी हो जा रहा है, 10 साल उम्र घट जाएगा। तो 10 साल उम्र घट जाएगा, ठीक है ना, माइंस में जॉब कर रहे हो तो। अगर नहीं करोगे ना तो 40 साल से 50 साल जियोगे ना, तो बीबी जीने देगी ना बच्चा ना समाज, कोई नहीं जीने देगा तुमको। ठीक है, इसमें तो 10 साल का खतरा है। अगर जॉब नहीं लगा ना तो फिर तुम्हारा जिंदगी भर का खतरा हो जाएगा वो। ठीक है, हम लोग का समाज सोसाइटी में ना, मैं एक दो चीज को नोटिस करता हूँ, मुझे सच में बहुत अजीब सोच में लगता है। आज के वीडियो में देखता हूं ना, तुम देखना, एक राशन का दुकान जो ग्रोसरी शॉप है, ठीक है, एक कपड़ा का दुकान जिससे व्यक्ति का यह हो सकता है, एक अच्छा खाने पीने का दुकान लाइक फल शॉप, फ्रूट्स का दुकान हो गया, जूस का दुकान हो गया, उससे कहीं ज्यादा भीड़ मेडिकल शॉप में है। कैन यू इमेजिन इट? और सच में मैं हिसाब किया लास्ट मंथ, सच में इमेजिन ही मेरे लिए, मतलब मेरा हम लोगों का जो मेडिकल का खर्चा है, अभी तो खैर बाबू छोटा है, नो डाउट, स्वाभाविक है इस चीज के बारे में, लेकिन तुम भी अपना घर में इस चीज को जरूर एक बार टेस्ट करना कि मेडिकल कॉस्ट तुम्हारा राशन का कॉस्ट से ज्यादा आ रहा है। मेडिकल पे खर्च होने वाला दवाई का खर्चा ना, राशन जितना तुम खा रहे हो उससे ज्यादा आ रहा है। इस मैंने लास्ट 2 महीना मैंने नोटिस किया कि मेरे साथ ऐसा है, पता नहीं बाकी लोगों के साथ ऐसा है कि नहीं, मैं नोटिस किया इस चीज कि मेडिकल में जितना दवाई हम लोग खा रहे हैं ना, राशन का खर्चा उससे कम है मेरा। स्वाभाविक, पता नहीं कैसे है, कैसा मतलब कैसा हम लोग, मतलब क्या हम लोग कर रहे हैं। खैर चलो, ये मेरे लिए सोचने वाला बात था। आज हम गए थे टोटल, हम देखे कि नोटिस किया तो ऐसा हो रहा है। ठीक है, मतलब जितना, और सबसे बड़ी बात है लोगों का मेंटेलिटी भी वैसा ही है। हम इवन हम लोग के परिवार में, मेरा भी, हम लोग का भी कुछ हद तक मेंटेलिटी वैसे ही होता है। लोग क्या करते हैं ना, बचाते पैसे। क्यों बचाते हैं? ताकि बुढ़ापा में काम आ सके। क्यों काम आ भाई? ताकि बीमार पड़े तो कोई देख पाए। भाई प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में अच्छा दिखे जी लिया ना, तो बुढ़ापा में और जरूरत नहीं पड़ेगा तुमको कि अलग से तुमको खर्चा करना पड़े। और ये सारा बीमारी जो भी हम लोग पढ़ेंगे ना, ये सब आम बात होगा अगर ठीक से खान पान ढंग से रखोगे, प्रॉपर डाइट रखोगे, बैलेंस डाइट रखोगे, जो बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए उतना खाओगे। हुमच के नहीं खा दोगे कि हाँ किसी का भोज में गए तो हुमच के खा ले और अपना वाला जब बारी आया तो सबको वो लेकर पीस मिलेगा, वो नहीं चलेगा। एक बैलेंस डाइट तुम अगर लेना स्टार्ट किया ना, तो मुझे नहीं लगता कि तुमको किसी तरह कोई बीमारी होगा। बैलेंस डाइट, परफेक्ट डाइट लेना बहुत जरूरी है, चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेज हो। नॉन वेज भी खा रहे हो तो सोच समझ के खाओगे, शरीर उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। जैसे मेरा, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि लास्ट कुछ महीने से मेरा शरीर नॉन वेज को स्वीकार नहीं करता, नहीं पसंद आता इसको, मतलब मुझे नहीं पसंद आ रहा खाना नॉन वेज। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, लास्ट मुझे खाए हुए लग रहा है लास्ट 3.5-4 महीना हो गया, मैं 4 महीने से नॉन वेज नहीं खाया, किसी तरह का कोई नॉन वेज खाया ही नहीं। मतलब माइनिंग में काम करने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज मैं बन गया हूं अभी। लोग बोलते हैं एक तो ये पीता नहीं, अब खाने भी छोड़ दिया। ठीक है, चलो, तो नोटिफाइंग डिजीज के बारे में चर्चा करेंगे, क्या होता नहीं होता, इस पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नोटिफाइंग डिजीज पे, एक एक करके नोटिफाइंग डिजीज को लेते हैं हम लोग। मैं खाता था यार, अच्छा खाता था, पर अभी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मैं कैपिटल में लिखूंगा। सबसे पहले नोटिफाइंग डिजीज है न्यूमोकोनोसिस, PNEUMOCONIOSIS, न्यूमोकोनोसिस। देखो ध्यान से, न्यूमोकोनोसिस बीमारी का नाम है। क्या है बीमारी का नाम? क्या है? न्यूमोकोनोसिस। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके हम लोग जानेंगे क्या है नहीं। ठीक है, सबसे पहले बात है कि ये किसके वजह से होता है, इसका कॉज क्या है, कॉज, कारण क्या है, CAUSE, कॉज। इसका कारण क्या है? कोल्ड डस्ट। किसके कारण होता है? ड्यू टू कोल्ड डस्ट। किसके कारण होता है बाबू? ड्यू टू कोल्ड डस्ट। ठीक है, ड्यू टू कोल्ड डस्ट लिखो, कोल्ड डस्ट। एक एक करके जल्दी जल्दी लिखो,
ठीक है, ड्यू टू कोल्ड डस्ट के कारण होता है। दूसरा नंबर बात होता इफेक्टेड ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन को इफेक्ट करता है, ये ए बी सी। इफेक्टेड ऑर्गन, इफेक्टेड ऑर्गन, किस ऑर्गन को ये आघात करता है, किस ऑर्गन में जाके इफेक्ट करती है। तो नॉर्मली ये क्या करता है, लंग्स को इफेक्ट करता है ना, लंग्स, लंग्स मतलब फेफड़ा है ना, किसको इफेक्ट करता है, ये लंग्स को इफेक्ट करता है, इफेक्टेड होता है, किस कौन इफेक्टेड होता है, लंग्स। ठीक है, इसको कब से, किस डेट से इसको नोटिफाइंग डिजीज में रखा गया है, किस डेट से इसको नोटिफाइंग डिजीज में दर्जा दिया गया है, इसको 21 जुलाई, ठीक है, 1952, 1952, 21 जुलाई 1952 का जो डेट है, उस डेट से इसको बोला गया कि निमोकोनिसिस नामक जो बीमारी है वो नोटिफाइंग डिजीज, अगर किसी व्यक्ति को किसी माइनर्स को अगर ऐसा बीमारी होता है, निमो इस तरह का बीमारी पाया था, तो वो नोटिफाइंग डिजीज में काउंटिंग आएगा। ठीक है, अब दूसरा बीमारी, दूसरा रोग के बारे में जानते हैं कि दूसरा रोग क्या है। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे। दूसरा बीमारी का नाम है सिलिकोसिस, सिलिकोसिस, SILICOSIS। अब लिखने स्टार्टिंग करो, ठीक है, सिलिकोसिस। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं, इसका कॉज क्या है, इसका कारण क्या है। ठीक है, कॉज, ए नंबर कॉज, CAUSE कॉज, तो ये होता है ड्यू टू सिलिका डस्ट, ड्यू टू सिलिका, सिलिका डस्ट। ठीक है, सिलिका डस्ट के कारण होता है। तीसरा नंबर बात है किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है, बी नंबर, ऑर्गन कौन सा इफेक्टेड होता है, इफेक्टेड ऑर्गन, इफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है इसका, इसका जो इफेक्टेड ऑर्गन होता है उसका नाम क्या है, इफेक्टेड ऑर्गन, ये भी लंग्स को इफेक्ट करता है, लंग्स, है ना, ध्यान से देखो, ये भी लंग्स, ये भी लंग्स, ये भी लंग्स, ये सिलिका के कारण हो रहा है स्पेशली, और ये किसके कारण हो रहा है, कोयला के कारण हो रहा है, कोल डस्ट के कारण हो रहा है। ठीक है, और ये कब से इसको नोटिफाइंग डिजीज में रखा गया, इसका डेट क्या है, डेट इसको कब से नोटिफाइंग डिजीज में रखा गया, इसका भी सेम डेट है 21/7/1952, 1952 का जुलाई महीना के 21 तारीख को इसको नोटिफाइंग डिजीज में रखा गया है, इसको नोटिफाइंग डिजीज में रखते हैं हम लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैंगनीज पॉइजनस, तीसरा बीमारी। सिंपल सिंपल नोट्स है, छोटा छोटा है, आराम से लिख के रखो, कोई सुनिए, ठीक है, करके रखो। ठीक है, लास्ट में मैं एक तरीका बता दूंगा आप लोगों के लिए, सबसे अच्छा रहेगा वो। चलो हो गया ये, चलो नेक्स्ट, दूसरा हो गया, तीसरा नंबर का बीमारी का नाम लिखते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अच्छा, एक काम तुम और कर सकते हो, इसके बाद में बताऊंगा, तुम चार्ट के माध्यम से भी इसको लिख के रख सकते हो। ठीक है, अभी तो मैं खैर इसको पढ़ा दिया ऐसे करके, लेकिन नेक्स्ट बार ना मैं इसको चार्ट के माध्यम से पढ़ाऊंगा। चलो लिखो, मैंगनीज पॉइजनस, MA कैपिटल में लिखेंगे ना, MAN। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा किसी को, बड़ा सिंपल सिंपल चीज है ना बाबू। कितना टाइम कंप्रेशन, एक्सपोजर, एक्सपोजर के कारण हो रहा है ना, कितना आप एक्सपोजर में रहते हो ना, उसके वजह से होता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो क्लास को करो। अब क्या है नेक्स्ट, मैंगनीज पॉइजनस। ठीक है, MANGANEESE, मैंगनीज पॉइजनस, पॉइजनिंग बोलेंगे, पॉइजनिंग, POISOINING। बाबू इसका स्पेलिंग ना आप अच्छे से याद करना, ठीक है, ठीक है, स्पेलिंग अच्छे से इसलिए याद करोगे आप क्योंकि ये स्पेलिंग से ही सवाल कभी एग्जाम में दे दे और उठपटांग स्पेलिंग आपको इधर उधर करके दे दे, तो आपको क्या करना होगा, उस स्पेलिंग के अनुसार आपको सही ऑप्शन तो चूज करना पड़े। ऐसे निमोकोनिसिस का स्पेलिंग भूल भाल दे दे तो आप उस समय आप बता नहीं पाओगे अगर आपको अच्छे से कंफर्म ना हो तो। इसीलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप इसको पढ़ो तो आप ऐसे याद करो ताकि उसका वर्ड, उसका जो जितने भी लेटर है ना, हर एक लेटर को आप अच्छे से याद रखो, उसमें कौन सा लेटर किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्जाम देने जाओगे वहां पे इस तरह का सवाल आपको कंफ्यूज करने के लिए लोग पूछ ही सकते हैं। निमोकोनिसिस का दो स्पेलिंग, तीन स्पेलिंग निमोकोनिसिस का ही लिखा हुआ है, आप उसमें फंस जाओगे। इसलिए हर एक वर्ड का स्पेलिंग अच्छे से लर्न करके रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। मैंगनीज पॉइजनस हो गया, पॉइजनिंग हो गया, इस पे हम लोग देख लेते हैं ये किसके कारण होता है भाई। मैंगनीज पॉइजनस किसका, तो इसको समझ में आ गया होगा, ड्यू टू मैंगनीज डस्ट के कारण होगा। इसका कॉज क्या है, ए नंबर में इसका लिखो कॉज, ए नंबर कॉज। इसका कारण क्या है, लिखो ड्यू टू मैंगनीज, ड्यू टू मैंगनीज।
MANGANESE, फिर से लिख देता हूं, MANGANESE, मैंगनीज, ड्यू टू मैंगनीज के कारण होता है। ये किस चीज को इफेक्ट करता है? इफेक्ट क्या होता है इससे? क्या इफेक्ट होता है इससे? ये इफेक्ट करता है नर्व्स को, ठीक है, नर्व्स, नर्व्स इफेक्टेड होता है, ठीक है, नर्व्स, 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 इसके जरिए नर्व्स इफेक्ट करता है, नर्व्स। अब एक सवाल आता है, नर्व से क्या होगा सर? नर्व से व्यक्ति पागल हो सकता है, उसको किसी तरह का कोई महसूस नहीं होगा, ठीक है ना, ये सारी चीजें समस्या नर्व सिस्टम में होता है। पैरालाइज बॉडी हो सकता है, ठीक है, जितना भी तुम देखते हो ना पैरालाइज, शरीर को कोई अंग काम करना बंद कर दिया, कुछ सोच नहीं पा रहा है, तो ये सारी जो समस्याएं आता है डियर स्टूडेंट्स, ये सारा का सारा नर्व से रिलेटेड डिजीज है, नर्व से संबंधित बीमारी है। 4 नंबर लिखो, एस्बेस्टोसिस, 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 ठीक है, एस्बेस्टोसिस, इसके बारे में लिखो, ये क्यों होता है? ड्यू टू एस्बेस्टर फाइबर डस्ट, ठीक है, इसका कॉज क्या है? नंबर कॉज, कॉज क्या है? लिखो, ड्यू टू एस्बेस्टस, एस्बेस्टस का माइनिंग, एस्बेस्टस का आप देखिए काम कहीं पे, एस्बेस्टस वही जो जो छत पे लगा होता, आप देखे हो कहीं पे, ठीक है ना, आप देखे हो कहीं कहीं छत पे लगा हुआ, वहां उसी को एस्बेस्टस बोला जा रहा है, ठीक है, एस्बेस्टस फाइबर डस्ट के कारण होता है ये, एस्बेस्टस फाइबर डस्ट के कारण होता है, ठीक है। इफेक्ट, किसको इफेक्ट करता है ये? इफेक्ट किसको करता है ये? तो ये जो इफेक्ट करता है, इसका जो ऑर्गन होता है वो लंग्स है, इसको इफेक्ट करता है, लंग्स को इफेक्ट करता है। और सबसे बड़ा बात, कौन सा डेट में आया था? इसका डेट, इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है इसका, ठीक है, नोटिफाइंग डिजीज में, तो 26 जून, ठीक है, 1986 को इसको ज्वाइनिंग मिला था, एज ए नोटिफाइड डिजीज के रूप में इसको चयन किया गया था कि तुम्हारा भी गिनती नोटिफाइड डिजीज में होता है। तो मोटा मोटी देखो 4 हम लोग स्पेशली देखें, इस तरह से और है 7 टोटल, शायद हमको लग रहा है 9 या 10 है, 9 है, ठीक है। हम लोग सबके बारे में जानेंगे कि क्या है, नहीं सबके बारे में करके जानेंगे कि क्या क्या बीमारी होता नहीं होता, ठीक है। सबका नाम आपको पढ़ के रखना पड़ेगा। हाँ, एस्बेस्टस पैकिंग सेफ्टी लैंप में लगा होता है, वही एस्बेस्टस है, जिसका जो बर्न जो जलता नहीं है ना, इसको जला नहीं सकते आप। चलो नेक्स्ट हो गया, 4 नंबर वाला हो गया। अब हम एक एक तो मिटा मिटा के जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ये सारा तो सेम ही रहेगा, मैं इसको रहने देता हूँ, ठीक है, बाद में इसको मिटाता हूँ, ठीक है। 5वां नंबर, 5वां नंबर क्या है? लिखो, नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, उससे पहले एक और है जो ये है, मैस्थेलियमस, इसका प्रोनाउंसिएशन मेरे लिए थोड़ा मुश्किल पड़ रहा, मैस्थेलियमस, आप लोग प्रोनाउंसिएशन उसको देख लेना, ठीक है, नेट पे डालकर आपको मिल जाएगा। 5 नंबर में लिखो, MASO, THELIMS, मैस्थेलिमस ही पढ़ेंगे इसको, या किसी डॉक्टर से पूछना, वही इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक ठाक शायद करके बताए, ठीक है। चलो, अब इसका कारण क्या है, क्यों होता है ये? इसका ना, ये इसमें ना कॉज इसका नहीं दिया हुआ है, ड्यू टू डस्ट के कारण होता है, ये कोई भी डस्ट के कारण इफेक्टेड होता है, इसमें कॉज नहीं पता है कि इसका कारण एग्जैक्टली क्या है, कि क्यों होता है, मैस्थेलिमस डस्ट के कारण होता है, ठीक है, किसी भी डस्ट के कारण होता है। इसमें क्या होता है नॉर्मली, ये होता है कैंसर ऑफ लंग्स, स्टोमक और प्लूरा, इसमें क्या होता है ना, ये कैंसर है, कैंसर, कैंसर ऑफ लंग्स, इसमें लंग्स को इफेक्ट कर सकता है, कमा लंग्स, कमा स्टोमक, स्टोमक और प्लूरा, प्लूरा मतलब वही जिसको मैंने आपको बताया था ना, प्लूरा, PLEURA, प्लूरा, ठीक है, प्लूरा,
इसको इफेक्ट करता है। कॉज इसमें एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन डस्ट के कारण होता है, ड्यू टू डस्ट ही होता है, ड्यू टू डस्ट। कौन सा डस्ट स्पेसिफाई नहीं है, मतलब ड्यू टू कोई भी तरह का डस्ट के कारण होगा। अगर इस तरह का होता है उसको मैं जिसमें तुम्हारा क्या बोलता है लंग्स, स्टोमक, ये सब कैंसर इसमें हो जाए उसको मेस्थेलिमस नामक रोग बोलते, ये होता है। इसको कब नोटिफाइज में रखा गया था? 26 जून 1986, 26 ऑफ जून 1986 को इसको रखा गया था आपका नोटिफाइंग डिजीज में, ठीक है। 26 जून 1986 को रखा गया था ये, तो इसको आप रख लो फटाफट इसका भी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 6 नंबर में। कुछ चीजों के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन ना हो, छूट जाए तो छोड़ ही देना, अगर कुछ ज्यादा क्लियर ना हो कि सर इसमें क्या है, तो ये कोई इशू नहीं इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, 6 नंबर पॉइंट। 6 नंबर, नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, ठीक है। हियरिंग लॉस, हियरिंग लॉस मतलब नॉइस की वजह से अगर किसी व्यक्ति का सुनने का क्षमता चला गया, नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, नॉइस की वजह से अगर किसी व्यक्ति का हियरिंग, सुनने का क्षमता चला गया, उसको बोलेंगे हम लोग, ये बोलेंगे, ठीक है। सर कॉज क्या है? इसका कारण तो सिंपल समझ रहा है, नॉइस के कारण ही होगा, आवाज शोरगुल के कारण होगा, ठीक है, नॉइस के कारण। बी नंबर, ठीक है, इसमें इफेक्टेड ऑर्गन कौन सा होगा? इफेक्ट किसको करेगा ये? अब इफेक्ट समझ में आ ही रहा होगा आपको, हियरिंग लॉस मतलब किसको इफेक्ट करेगा ये? तो ईयर को, ईयर हियरिंग, ईयर, ईयर कान को इफेक्ट करता है। कान का क्या? हियरिंग, सुनने का क्षमता को ना, हियरिंग पावर, हियरिंग पावर को इफेक्ट करता है। कान का सुनने का क्षमता को इफेक्ट करता है ना। कान को इफेक्ट नहीं करता, कान को इफेक्ट करेगा तो चश्मा नहीं पहन पाओगे, ठीक है। ये कान को नहीं, कान का सुनने का क्षमता को इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये उस पर आएगा। अब कान को इफेक्ट करेगा तो क्या होगा? तुम चश्मा नहीं पहन पाओगे कभी। 2011 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। मतलब एक तरह से तुम देखोगे मशीनीकरण यहाँ पे, है ना। तो ये चीजें हैं आपका नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस इसमें आएगा। चलो इसके बाद और भी कुछ है, 10 है टोटल, हो गया 6 हो गया, 4 और पढ़ लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी, मिटाता हूं, ठीक है। शांति बैठा हुआ ठीक लग रहा नहीं। इसके बाद है 6 के बाद 7वां नंबर में लिखो, 7th नंबर, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, कॉन्ट्रैक्ट डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस, ठीक है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ठीक है। ये बीमारी है, ठीक है। इस किसके कारण होता है? इसका कारण क्या है? कॉज, ए नंबर में कॉज। तो कॉज में इसका सिंपल लिख के रखो, ड्यू टू कॉन्टैक्ट विथ केमिकल, ड्यू टू कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट विथ केमिकल। अगर तुम केमिकल के कॉन्टैक्ट में आए, ठीक है, तो इस तरह का बीमारी होता है, ठीक है। बी नंबर, इसका इफेक्ट किसको करता है? इफेक्ट देखो, केमिकल कांटेक्ट में आओगे तो नॉर्मली स्किन को इफेक्ट करेगा ना, स्किन को खराब करेगा, तो स्किन को इफेक्ट करता है। और 7वां नंबर पॉइंट, डेट, इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब है, कब ज्वाइनिंग हुआ था ये? तो ये 21 फरवरी 2011, तो दोनों का सेम डेट है, 21 फरवरी 2011, ठीक है, 2011 को ज्वाइनिंग हुआ था इसका, ठीक है। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं, नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस हो गया, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट 8वां नंबर, उसका नाम क्या है? पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, 8वां नंबर बीमारी, पैथोलॉजिकल, PATH होगा, PATH, लो जी, पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, MANI, PATION, मैनिफेस्टेशन, पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, एक ये बीमारी का नाम है। ये क्यों होता है भाई? तो ये होता है कॉज ड्यू टू रेडियम और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। इसका कॉज क्या है? ए नंबर कॉज, ठीक है, ड्यू टू रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, रेडियो
एक्टिव। रेडियो एक्टिव को पता ही कितना खतरनाक होता है ना, दिखता नहीं है, यूरेनियम का माइन जैसा हो गया है ना, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। आपको पता है रेडियम कितना खतरनाक है ना, तो इस सब चीजों कारण होता है। इसमें क्या इफेक्ट करेगा ये इफेक्ट, इसमें किसको इफेक्ट करता है ये, तो नॉर्मली इफेक्ट किसका करता है ये, इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बॉडी, जेनेटिकली, जेनेटिक्स को इफेक्ट करता है ना, जेनेटिक डिसऑर्डरनेस, मैं जेनेटिक लिख रहा हूँ, ठीक है, जेनेटिक इफेक्ट करता है, जेनेटिक जीन को चेंज करता है ना, ये सारा बीमारी होता है, जेनेटिकली इफेक्ट करता है ज्यादातर, इसी को मैं लिख दिया। और इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी तो इफेक्टेड होता ही है, ये होता है। और डेट, इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, इसका डेट क्या है, इसका भी है सेम 21 फरवरी 2011, ठीक है, इसको भी इसी समय तुमको इंट्रोड्यूस किया गया था, 21 फरवरी 2011 को इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। इसके अलावा ये 8 अहम है, ठीक है ना, इसके अलावा 9वां और 10वां जो है वो तुम्हारा कुछ कुछ खास तरह का होता है, ठीक है, तो वो खास तरह का कारण ही होता है, तो उसी के बारे में, एक तो तुम्हारा सिंड्रियोसिस है, एक तो तुम्हारा सिंड्रियोसिस के बारे में पढ़ना है, एक तुम्हारा है बेरिलियोसिस है, 2 तरह का और है जिसके बारे में जानना है, तो मोटा मोटी ये तुम्हारा पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, 8 तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं, वो दोनों पॉइंट क्या है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया, इसके बाद हम लोग इसको नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं, बढ़ाएं आगे, चलो 8वां के बाद 9वां नंबर पॉइंट लिखो, सिंड्रियोसिस, सिंड्रियोसिस, नंबर सिड्रियोसिस होगा, SIDROSIS, सिड्रियोसिस, सिंड्रियोनिस सिड्रियोसिस। इसका कॉज क्या होता है, क्यों होता है ये, तो ड्यू टू आयरन डस्ट के कारण, इसका कारण क्या भी, इसका कारण है ए नंबर में, कारण कॉज है ड्यू टू आयरन डस्ट, ड्यू टू आयरन, आयरन के कारण होता है, आयरन डस्ट के कारण होता है, नॉर्मली आयरन माइंस में काम करने वाले लोगों को इस तरह की बीमारी होती है, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या होता है, किसको इफेक्ट करेगी, इफेक्ट ये लंग्स को इफेक्ट करता है ना, लंग्स। अच्छा इसका जो डेट है ना, डेट नहीं मेंशन है तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, लास्ट दोनों का डेट मेंशन नहीं, आपको अगर कहीं मिलेगा तो आप इसको लिख लेना डेट के बारे में, यहाँ सर मैंने पढ़ा था, डेट यहाँ इतना तारीख को इसको ये किया गया था, और सबसे आखिरी वाला लिखो, मेरे पास इसका डेट नहीं है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, आपको कहीं मिले तो लिख लेना, ठीक है, अभी नहीं है मेरे पास, पर होगा कहीं ना कहीं नोट्स में, ठीक है, बाद में होगा तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। बेरिलियोसिस एक तरह का बीमारी है, ठीक है, ये क्यों होता है, इसका ड्यू टू ये बेरिलियम के कारण होता है, इसका कॉज क्या है भाई, ये नंबर ड्यू टू कॉज, ड्यू टू बेरिलियम के कारण होता है, बेरिलियम बोल के एक तरह का ये है, क्या बोलते हैं उसको आप, एलिमेंट है, उसी के कारण होता है ना, आप सुने हो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, है ना, एटॉमिक, आप जब एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़े होगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाया गया होगा ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक, इस तरह से आपको पढ़ाया गया होगा, तो वो जो चौथा, सॉरी माफ करना, जो चौथा नंबर का चीज है वही बेरिलियम है ना, तो ये बेरिलियम के कारण होता है, LIUM, बेरिलियम डस्ट के कारण होता है, ठीक है। और एक बात मैं और बताऊंगा आपको, बी नंबर, ठीक है, इफेक्ट, किसको इफेक्ट करता है ये, तो नॉर्मली इफेक्ट करती है भी लंग्स को। बाबू देखो जितना भी आप लियोसिस पढ़े हो, जैसे न्यूमोकोनोसिस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, बेरिलियोसिस, सिड्रियोसिस, जितना भी सिस वर्ड आया, ठीक है, जिसमें आप डस्ट के कारण लंग्स इफेक्टेड हो रहा, सब एक ही ग्रुप का डिजीज है, लेकिन कौन व्यक्ति किस डस्ट के कारण हुआ, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लेते, सपोज मान लो मैंने पहले आयरन माइंस में काम किया, ठीक है, इनर्ट गैस कहां से आ गया यार, हीलियम इनर्ट गैस है, आर्गन इनर्ट गैस है, ठीक है, नियोन इनर्ट गैस है, तुम यहाँ पे बेरिलियम को इनर्ट गैस कहां से बना दिए, ध्यान सुनो, माइनिंग का स्टूडेंट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री भी स्ट्रांग है, ठीक है,
ऑब्वियसली तुम लोगों से तो स्ट्रांग है, इतना तो है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर जितना भी तुम्हारे डिजीज का नाम, जैसे जिसमें SIS आया था, जैसे न्यूमोकोनोसिस, पहले लिख लो, सिलिकोसिस, पहले लिखो फिर मैं समझाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पहले इसको आप लिखो, तो मैं पानी पीऊंगा। लिखो बाबू, आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो, अच्छा से नोट डाउन करो। टॉपिक का एक बहुत बड़ा पार्ट नोटिफाइंग डिजीज छूटा हुआ था, मेरा ध्यान से हट गया था कि मुझे पढ़ाना है, नहीं तो कल ही मैं इसको खत्म कर देता, है ना, क्योंकि इस पे तैयारी नहीं थी। मेरा ध्यान से हटा हुआ था कि नोटिफाइंग डिजीज, हमको लगा नोटिफाइंग डिजीज में पढ़ा चुका हूँ, याद ही नहीं था मुझे एक्चुअली। अब हो गया फटाफट, अब मैं बात करता हूँ, ठीक है। सर ये बीमारी वर्कर को ही होता है या फिर सेक्टर ऑफिसर मैनेजर को, गवर्नमेंट सर, कौन करेक्ट भी क्या है ना, स्पेलिंग क्योंकि आप बोलते थे, हाँ स्पेलिंग में दिक्कत नहीं है, लिख लो, डन सर, ओके। अब ध्यान सुनो, स्पेलिंग में दिक्कत नहीं है। देखो एक सवाल आया कि सर ये बीमारी केवल वर्कर को ही होगा या फिर ओवरमैन सरदार को भी होता है। जैसे मेरे पहचान में एक है, उनको न्यूमोकोनोसिस हुआ था, वो सरदार थे फेस। इस तरह से एक नहीं बल्कि 2-3 सरदार को मैं जानता हूँ जो फेस में थे और उनको न्यूमोकोनोसिस नामक बीमारी हुआ। और उसमें से एक व्यक्ति को मैं पर्सनली इतना जानता हूँ कि मैं उनको जीटी के समय में उनसे क्लास किया था, मतलब जीटी के समय वो VT सेंटर में हम लोगों का लैंप हैंडलिंग को दिखाए थे कि लैंप से कैसे गैस का जांच होता है, ठीक है। तो मुझे जहां तक याद है कि उनको इस तरह की बीमारी है और इसी वजह से उनको तुम्हारा इनको यहाँ मौका मिला है कि वो क्लास ले सके, मतलब जीटी का क्लास ले सके। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बीमारी जो है केवल वर्कर को होगा, किसी भी ऑफिशियल को हो सकता है। सवाल ये है, देखो सरदार, ओवरमैन, मैनेजर सब तो पद है, ऑब्वियसली तो वर्कर ही, वर्कर भी तो मैनेजर बनता है, वर्कर का भी तो पीओ बनता है, नहीं बनता है क्या? बिल्कुल बनता है। तो ये सब तो पद है, बीमारी तो किसी को भी हो सकता है। बीमारी उसी को होगा जो उसके एक्सपोजर में है, ठीक है, जिसका लंग्स उस तरह से अफेक्टेड हो रहा उस चीज से, उस पर ये रोग, ये बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो ये कोई कहने वाली बात नहीं कि सर उसको होगा या इसको होगा। मेनली अगर इस तरह का डस्ट कभी मिले तो अपने आप को बचाना है। इसीलिए जैसे मैकेनाइज्ड माइंस होता है ना, लोग उसमें, मतलब जैसे मैकेनाइज्ड माइंस होता है, उसमें लोग थोड़ा सजेशन देने से बोलते हैं कि फेस के पास काम करने से थोड़ा बच के रहना है ना, ये चीज होती है। तो खैर ठीक है, उसका अपना ये है गुरुत्व। तो यहाँ पे हो गया मेरा, जैसे ये सारा बीमारी हो गया। अब एक बात, जो जितना भी सिस लगा हुआ है, जैसे निमोकोनोसिस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, सिंड्रोसिस, सिड्रोसिस था, बेरिलियोसिस था, जितना भी लंग्स को इफेक्टेड करने वाला डिजीज, सारा का सारा में सिस्ट लगा हुआ है, नोटिस करोगे तुम, सारा का सारा लंग्स को इफेक्ट कर रहा है, यानी किसी ना किसी डस्ट के कारण हो रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें, ये सारा का सारा बीमारी एक ही ग्रुप का बीमारी, लेकिन एक व्यक्ति जो मेटल माइंस में काम किया था और अभी कोल माइंस में गए, उसको 3 महीना हुआ है, वो बीमारी को एक डस्ट के कारण लंग्स डिजीज हो गया। अब उसके लिए मेन जिम्मेवार कौन है? निमोकोनोसिस के कारण हुआ है या फिर तुम्हारा सिड्रियोसिस के कारण हुआ है? इसी को डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों को अलग अलग, एक का नाम निमोकोनोसिस, एक का नाम सिड्रोसिस। अगर उसका, अब उसका लंग्स का जांच होगा, अगर लंग्स के जांच में पाया गया कि वो आयरन डस्ट डिपोजिशन है, सिड्रोसिस हुआ है, तो उसको कौन क्या करेगा? उसका लंग्स के कारण, एक मिनट, यार क्या हो रहा है यार। तो उसका जो लंग्स के कारण जो बीमारी हो रहा है ना, उसको क्या माना जाएगा? उसको माना जाएगा, उसका जो बीमारी है सिड्रोसिस, वो किसके कारण हो रहा है? वो सिड्रोसिस जो हुआ है वो आयरन डस्ट के कारण हो, यानी उसकी जो भरपाई करेगा वो कौन करेगा? आयरन कंपनी वाले करेगी। इसका बहुत सारा चीज है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अभी और इस टॉपिक को बढ़ाएंगे कि नोटिफाइंग डिजीज का
फंस रहा नाक में, पता है, सांस छींक जैसा आ रहा, छींक भी नहीं पा रहा हूँ, 2 बार ऐसा हो चुका है। तो ये बोलेंगे तुमको, ठीक है। कौन मन में सोच रहा, सर आपको भी हुआ क्या? यार 2 बार जुकाम जैसा छींक जाती है तुम लोग, सीधा एकदम मतलब जय हिंद ही बोल दोगे एकदम सीधा। चलो, अब हम लोग बात करते हैं, तो ये मोटा मोटी जो डिस्कशन का पार्ट हम लोग सारा सारा नोटिफाइंग डिजीज के बारे में पढ़ चुके हैं, सारा का सारा देख चुके हैं। 2 ठो का डेट नहीं मेंशन किए। तुम लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क देता हूं जो तुम लोग के क्लास को बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा बना देगा। तुम लोग ने इसको चार्ट के द्वारा अध्ययन करना। तुम लोग क्या करना, तुम लोग एक चार्ट बनाना, मैं समझा देता हूँ कैसे बनाओगे। ये मुझे ही करना चाहिए था, पर खैर मेरे से गलती हो गया। आप क्या करोगे, आप लोग सब डिजीज, डिजीज का एक कॉलम बनाओगे। डिजीज क्या क्या है मेरा, एक कॉलम, एक कॉलम बताओ कॉज, उसका कारण क्या है, दूसरा कॉलम उसका इफेक्ट, किसको इफेक्ट करता है, तीसरा कॉलम बनाओगे डेट, ठीक है। डेट वाला चाहो तो पहले भी रख सकते हैं, कॉज और इफेक्ट को बाद में कर सकते हो। एक काम करते हैं, मैं डेट को पहले कर देता हूँ, ठीक है, कॉज को उसके बाद कर देता हूँ, और इफेक्ट को सबसे लास्ट में कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाएगा। सारा डिजीज का नाम लिख लो, एक उसका डेट क्या था, कॉज क्या था, इफेक्ट क्या था। इस तरह से तुम ना सबका बनाना, अपना हर कोई बना के रखना। इसी के बाद नोट्स में इसका फायदा मिलेगा क्या, आप सबको रिलेटिवली याद कर पाओगे। एक बार लिखोगे एक्स्ट्रा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा बहुत मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बैच में उसको मैं इसी तरह पढ़ाऊंगा। इस बार मैं आप लोगों को आखिरी बार इस तरह से मैं पढ़ा दिया, इसमें मैं नोट कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास जब भी होगा ना, इसको मैं चार्ट के माध्यम से पढ़ाऊंगा। चार्ट बना मैं चार्ट बना के पढ़ाया होता तो मुश्किल से मुझे लगता है 10 से 12 मिनट में पूरा का पूरा टॉपिक खत्म होता, क्योंकि डेट कॉज इफेक्ट तो लिखना नहीं, तो सिर्फ भर देना फिर, ठीक है नहीं, तो सारा का सारा चीज हो जाता। ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं। अब क्या करें, अब नहीं हुआ तो तुम लोग को जैसे दूसरा वाला लिखवाया ना, उसी तरह मेरे ध्यान में आया कि चार्ट बना सकते हैं, लेकिन क्या करें, पढ़ा दिए तो पढ़ा दिए। चलो, अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद नोटिफाइंग डिजीज का जो सेकंड पार्ट है। अगर किसी को नोटिफाइंग डिजीज होता है, इसमें से कोई बीमारी होती है, जो 10 बीमारी हम लोग दिखाएं, तो क्या करना होगा, क्या बनता है, क्या नियम बनता है, क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। सेक्शन 25-26। सुमन, वीडियो 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 ठीक चल रहा सुमन। सर इस बीमारी में वेंटिलेशन ठीक ना होने पर हो सकता है क्या? हाँ, मे बी वेंटिलेशन का इफेक्ट पड़ेगा। वेंटिलेशन जैसे मान लो रिटर्न एयर में जो जाना चाहिए उस तरह से ना हो, फिर इफेक्ट कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलो, हम लोग बात करते हैं कि नोटिस क्या होगा, ठीक है। नोटिस ऑफ नोटिफाइंग डिजीज क्या है बाबू, टॉपिक क्या है, नोटिस, नोटिस ऑफ क्या चीज, नोटिफाइड डिजीज।